हेलो स्टूडेंट्स, एजू ड्रीम्स पर आपका स्वागत है। आज हम जूलॉजी के अध्याय 39 जो है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी होती क्या है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी किसे कहेंगे? हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे लड़ने की क्षमता। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, वही कहलाएगी प्रतिरक्षा। यानी आपके शरीर की प्रतिरक्षा है, यह रोगों से आपको बचाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है शरीर में, वो दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम कहते हैं सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा। और दूसरी जो प्रतिरक्षा होती है उसको हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर ये सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा के बारे में तो पढ़ लिया हमने कि अपने रोग, जो शरीर की क्षमता है, जो विभिन्न प्रकार की डिजीज से अपने शरीर को बचाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं क्लास में, आपके पास में आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आपके जुकाम लगा हुआ है, आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, आपके अंदर जो वायरस है जुकाम का, राइनो वायरस, वो शरीर से बाहर आ रहा है हवा में। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सांस ले रहे हैं तो उनके शरीर में जा रहा है। तो अगले दिन क्या हुआ, आप देखते हैं कि एक फ्रेंड है उसके जुकाम लग गया लेकिन दूसरे के कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण है कि जो फ्रेंड है जिसके जुकाम नहीं लगा, उसकी प्रतिरक्षा, उसकी इम्यूनिटी थी वो स्ट्रॉन्ग थी, शक्तिशाली थी। उसने जो वायरस शरीर में गए उसको नष्ट कर दिया। तो यह किस प्रकार नष्ट करती है, यह कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये हमें जन्मजात प्राप्त हो जाती है, बाय बर्थ ये हमें मिल जाती है, जन्मजात होती है। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा इसको समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक किला है, एक किला है, गढ़ है एक, उसके बीच में राजा का महल है, ठीक है। इसके 4 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में। अब क्या हुआ, जो पड़ोसी राज्य है वहां से राजा ने अपने सैनिकों को भेजा है, अपने सैनिकों को भेजा है इस राजा को मारने के लिए। तो ये सैनिक कहाँ से एंटर कर सकते हैं? दरवाजे से एंटर कर सकते हैं। तो दरवाजे पर ये राजा क्या करेगा, पहरेदारी बिठाएगा, यहाँ पर अपने सैनिक बिठा देगा ताकि जो जितने भी दरवाजे हैं वहाँ पर सैनिक रहेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो सैनिक आ रहे हैं दूसरे देश राज्य के, उनको अंदर आने ही नहीं देंगे। दूसरा स्थिति ये, इधर से अगर आना चाहे तो यहाँ पर जो ऊंची दीवार है किले की, ये दीवार क्या करेगी, उसको रोके रखेगी, जो सैनिक है वो यहाँ से इंटर नहीं कर सकते। तीसरी स्थिति ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कहीं पर ये दीवार है, ये टूटी हुई है, तो अब क्या होगा, जो सैनिक है वो इधर से भी तो इंटर कर सकते हैं। तो राजा क्या करेगा, जब तक ये जो दीवार है उसकी मरम्मत नहीं हो जाए, अपने सैनिक यहाँ बिठा देगा, पहरेदारी करेंगे वो यहाँ पर, किसी बहरूपियों को आने नहीं देंगे, किसी बाहरी जो सैनिक हैं राजा को मारना चाहते हैं उनको आने नहीं देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि अगर ये बाई चांस अपना रूप बदल कर अंदर आ गए, जो सैनिक है दूसरे देश से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना रूप बदल कर आगे, ये सैनिक पहचान नहीं पाए, तब क्या करेगा, जो राजा है वो जासूस को रखेगा चारों तरफ अपने,
वो क्या करेंगे, वो पहचानेंगे कि ये जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं ये अपने राज्य के हैं या नहीं है, तो उनकी पहचान करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में क्या होगा, जो त्वचा का आवरण है अपने शरीर में, ठीक है, वो इस केले की दीवार की तरह कार्य करता है। त्वचा का जो आवरण है, अपनी जो स्किन है, ठीक है, वो क्या काम करेगी, इस दीवार की तरह काम करेगी। जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जितने भी रोगजनक होते हैं उनको शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देगी, उनको शरीर में एंट्री ही नहीं करने देगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जो अपने मुख गुहा के द्वारा, ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने के द्वारा जो मुख गुहा के द्वारा क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये अंदर प्रवेश कर सकते हैं। या श्वास ले रहे हैं तो श्वास के द्वारा भी बैक्टीरिया, वायरस है, ये अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे जो जनन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा है, हमारे पास जैसे मादा जनन तंत्र है या नर जनन तंत्र है, तो उनमें जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, या जनन मार्ग जो होता है, इनके द्वारा भी तो बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या इधर मूत्र मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। या इनके अलावा आपने पाचन तंत्र में भी पढ़ा है कि हमारे पास आमाशय जो है, ठीक है, ये खुलता है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत अंत में गुदा में खुलती है। तो गुदा के द्वारा भी तो बैक्टीरिया या वायरस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शरीर में प्रवेश करने के ये 4 मार्ग मैंने आपको बता दिए हैं। तो वैसे ही इस किले में प्रवेश करने के 4 मार्ग थे, तो वैसे बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के 4 मार्ग है। तो इन मार्ग पर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, प्रोटेक्टिव होती है, जो ये क्या करेगी, जो बैक्टीरिया वायरस इंटर करेगा, हमारी बॉडी के अंदर इंटर करना चाहेगा, उनको वहीं पर चिपकाकर नष्ट करवाने का काम करेगी। तो जितने भी ये दरवाजे, जो मार्ग मैंने आपको बताए हैं, यानी हमारे पास है मुख पाचन तंत्र के द्वारा जा सकते हैं, श्वसन तंत्र द्वारा जा सकते हैं, गुदा के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, जननांग के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। तो इन सभी के अंदर क्या है, एक लेयर पाई जा रही है, ठीक है, एक लेयर है जिसका नाम होता है श्लेष्मा का आवरण। इस लेयर का नाम है श्लेष्मा का आवरण, या श्लेष्मा के आवरण को हम बोल सकते हैं म्यूकस की लेयर, लेयर ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो लेयर है, ठीक है, ये क्या करेगी, जैसे बैक्टीरिया वायरस अंदर प्रवेश करेंगे उनको चिपकाकर वहाँ से नष्ट करवाने का कार्य करेगी। अब इनके अलावा हमारे शरीर में और क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने शरीर में आँखों में अगर कोई कण जाता है तो आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। आंसू के अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो इसको नाम को याद कैसे करें, तो इस इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है, लाइसो। लाइसो जो वर्ड बना है वो बना है लाइसिस से, लाइसिस, लाइसिस से। और लाइसिस का मतलब होता है आप किसी चीज़ का अपघटन कर दें, टुकड़े कर दें, उसका डिसोशिएशन कर दें आप, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइसिस। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम उसको लाइसिस कहेंगे। और उसी से नाम बन गया लाइसोजाइम, ऐसा एंजाइम जो अपघटन करने का कार्य करेगा, ठीक है। ये साथ में हमारे लार में भी पाया जाता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम और लार में उपस्थित है, आंसू में उपस्थित है, ये क्या करेगा, जैसे ही जो बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, जैसे खाने के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, या ठीक है खाने के साथ में ये श्वास के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, या आंखों के द्वारा प्रवेश करना चाहे, तो आंसू में लाइसोजाइम है, ये क्या करेंगे, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको मारने का काम करेंगे, उनको मारने का काम करेंगे।
और इससे हमारे शरीर की सुरक्षा होगी। ठीक है, इनके अलावा क्या हो सकता है? तो इनके अलावा हमारा जो आमाशय है, हमारे आमाशय में क्या होगा, आपको पता है हमारे आमाशय में एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल भी क्या करेगा? जीवाणुओं को मारने का कार्य करेगा। ठीक है, अब इनके अलावा और क्या क्या हमारे शरीर में अवयव होते हैं जिससे हम रोगों से बच सकते हैं? तो इनके अलावा हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है बक्षकाणु कोशिकाएं, बक्षकाणु कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या करती है? बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका भक्षण कर जाती है। इनको दूसरा नाम फेगोसाइट भी कहा जाता है, ये कहलाएगी फेगोसाइट कोशिकाएं। अब ये फेगोसाइट कौन कौन सी कोशिकाओं को कहते हैं, इसके लिए आइए हम थोड़ा सा रक्त के बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। डिटेल में हम रक्त के बारे में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम रक्त के बारे में, कि जो मानव का रक्त होता है उसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। रक्त को दो भागों में हम विभक्त करते हैं। जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा भाग कहलाता है इसमें रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होगा वो प्लाज्मा होता है, और रक्त कणिकाएं हैं ये रक्त का ठोस भाग होता है। बस इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर डिटेल से प्लाज्मा के बारे में हम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे। रक्त कोशिकाओं को फिर हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट जो भाग है इसका वो कहलाएगा RBC, दूसरा कहलाता है इसमें WBC, और तीसरा कहलाता है इसमें प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है WBC, क्योंकि WBC काम क्या करती है? ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं। अब WBC को हम क्या करते हैं? अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। इसके दो भाग हम बनाते हैं WBC का। प्रथम इसका कहलाता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। अब यहाँ पर आपको छोटे से शब्द याद रखना है। जहाँ पर भी आपको ग्रेन्यूल शब्द नाम मिले, ग्रेन्यूल उसका अर्थ होता है कण, पार्टिकल्स, और साइट जहाँ पर भी नाम मिले आपको उसका अर्थ होता है कोशिकाएं, सेल, कोशिकाएं या सेल। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी कोशिकाएं कहलाती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि इनकी कोशिकाओं को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो उनको तो हम कहेंगे ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें कण दिखाई नहीं दे रहे उनको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। एक अर्थ यहाँ पर हो जाएगा अब्सेंट है, अनुपस्थित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर ये कण किसके है, क्यों है? तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेन्युलोसाइट है उसको हम पुनः तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल सेल। दूसरा इसमें होता है इओसिनोफिल कोशिकाएं, इओसिनोफिल कोशिकाएं, और तीसरी इसकी कोशिकाएं हैं वो कहलाएगी तीसरी इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कहलाएगी बेसोफिल कोशिकाएं, बेसोफिल कोशिकाएं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट है उसमें दो कोशिकाएं आती है जिनको हम कहते हैं
लिम्फोसाइट। देखो इसमें भी नाम आ रहा है साइट यानी कोशिकाएं, लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट को हम लसिकाणु भी कहते हैं। इंग्लिश का नाम इसका लिम्फोसाइट है, हिंदी में कहेंगे लसिकाणु। और दूसरा इसमें कहलाते हैं मोनोसाइट, दूसरी कहलाएगी मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब एक चीज़ और याद कर लेते हैं, ये मोनोसाइट रक्त से निकलेगी। जैसे इस तरह है, हमारे पास एक रक्त वाहिनी है, हमारे पास इसमें रक्त बह रहा है और इस रक्त में हमारे पास ये मोनोसाइट कोशिकाएं हैं। ये मोनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये यहाँ से निकलकर क्या करेगी, पास की जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उनको हम कहते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटर सेलुलर स्पेस। तो ये कोशिकाएं हैं, ये यहाँ से निकलकर क्या करेगी, इनमें आ जाएगी यहाँ पर, और इनका आकार भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो इनको हम कह देते हैं, फिर आकार बड़ा हो जाएगा तो ये कहलाएगी मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, बड़ा, बिग साइज का, और साथ में नाम लगेगा फेज, तो उनका नाम हो गया मैक्रोफेज कोशिकाएं। तो फेज का अर्थ होता है भक्षण करना, ध्यान रखना है। देखिए अभी हमने एक नाम लिखा था फेगोसाइट का, फेगोसाइट का हमने अभी नाम लिखा है भक्षकाणु जो है फेगोसाइट, तो इसमें नाम है फेज। तो इसी से फेज या फेग वर्ड बना सकते हैं, फेगोसाइट, फेज। तो मैक्रोफेज का अर्थ होता है भक्षण करने वाली कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं। तो देखें इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं भक्षण का काम करेगी, इनमें न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, मोनोसाइट कोशिकाएं और मैक्रोफेज कोशिकाएं, ये तीनों के तीनों कोशिकाएं भक्षण करने का कार्य करेगी। ये कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक मोनोसाइट कोशिका है, ठीक है, इसके पास में जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस पास में आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगी, उसका अंतर्ग्रहण कर लेती है, ठीक है, इस बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको शरीर में ले जाती है और फिर उसका जो हमारे अंदर लाइसोजाइम जो होता है उसके द्वारा उसका पाचन कर दिया जाएगा। ये लाइसोजाइम उसका पाचन कर देगा। सॉरी लाइसोजाइम नहीं, लाइसोसोम। अब देखिए एक वर्ड और बन गया, लाइसो का अर्थ मैंने आपको क्या बताया, अपघटन करना, डाइजेशन करना, ठीक है, या डिसोसिएशन करना। तो वैसे ही शब्द बनता है एक और लाइसोसोम, यानी सोम का अर्थ होता है बॉडी, काय। तो कोशिका की वह काय, कोशिका का वह कोशिकांग जो अपघटन करने का कार्य करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। तो ये उनको भक्षण करने का कार्य कर रही है, तो इस वजह से इनको हम क्या बोल देंगे, भक्षकाणु कोशिकाएं, ठीक है। तो अब ये भक्षण कर जाएगी बैक्टीरिया को, वायरस का भक्षण कर देगी और हमारे शरीर को रोगों से ग्रसित होने से, संक्रमण से बचाएगी, ठीक है। इनके अलावा और क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे कोई कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर कोई वायरस चला गया, ध्यान रखना है वायरस जा रहा है, मैं जीवाणु नहीं बोल रहा हूँ, कोई वायरस इस कोशिका के अंदर चला गया, तो ये वायरस से संक्रमित कोशिका है। तो ये कोशिका क्या करेगी, ये कोशिका एक विशिष्ट प्रकार का रसायन है उसका स्राव करती है और उनके ग्रुप को हम कहते हैं इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। तो ये जो इंटरफेरोन है ये क्या करेगा, जो पास की और कोशिकाएं हमारे शरीर की होगी, ठीक है, उन सभी को सचेत कर देगा कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो शरीर में प्रवेश कर चुका है। तो ये कोशिकाएं सचेत हो जाएगी। अब ये जो वायरस है ये इनको संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो ये इंटरफेरोन क्या कर रहा है, पास की जो कोशिकाएं हैं उनको सचेत कर रहा है कि वायरस शरीर में आ चुका है और उनको सचेत कर देगा। तो ये कोशिकाएं क्या करेगी, ये वायरस से प्रोटेक्शन प्राप्त कर लेगी, इनके अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये कोशिका संक्रमित नहीं हो पाएगी। अब आइए हम वापस चलते हैं। ये जितना अभी जो हमने पढ़ा है ये सब हमारी सहज प्रतिरक्षा कहलाती है,
तो सहज प्रतिरक्षा क्या करेगी, ये जन्मजात प्रतिरक्षा है और ये क्या करेगी, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी, प्रवेश को रोकने का कार्य करेगी। अगर कर भी गया तो उनको नष्ट करवाने का कार्य करेगी। इनके अलावा जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये अविशिष्ट होती है। सहज प्रतिरक्षा होती है ये अविशिष्ट होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखें, इसका अर्थ ये है कि जैसे ये जो वायरस है जो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, या जीवाणु है, या कोई भी रोगजनक हो सकता है जो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर ये मान लेते हैं टीबी के जीवाणु है तो ये टीबी के जीवाणु को भी प्रवेश करने से रोकेगी। मान लेते हैं ये हैजा के जीवाणु है तो ये हैजा के जीवाणु, जो कोलेरा रोग होता है, हैजा होता है, उसके भी जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी। ठीक है, तो ये हर प्रकार के जीवाणु है, वायरस है, या कोई भी रोगजनक है, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करेगी। तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये कैसी होती है, ये अविशिष्ट होती है, ये जन्मजात होती है, क्योंकि जन्म से के द्वारा ये जन्म के साथ ही हमारी त्वचा हमारे पास थी, श्लेष्मा का आवरण था, हमारे रक्त में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये सब कोशिकाएं जन्म के साथ ही हमारे शरीर में थी। तो हम क्या कह देंगे, ये प्रतिरक्षा है, ये जन्मजात प्रतिरक्षा ही होगी। और सबसे पहले बचाने का, जो बैक्टीरिया वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकने का जो कार्य करेगी वो कौन करेगी, सहज प्रतिरक्षा करेगी। अब अगर सहज प्रतिरक्षा है ये कार्य करने में नाकाम रही, बैक्टीरिया वायरस को शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक पाई, तो वहाँ पर काम आती है उपार्जित प्रतिरक्षा, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर उपार्जित प्रतिरक्षा होती क्या है, तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जैसे हमने कहा था कि राजा है, उसके जो महल में दूसरे राज्य से सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, तो उस सैनिकों को प्रवेश करने, अंदर तो प्रवेश कर गए ये, तो अंदर क्या रहेंगे, इनके जासूस रहेंगे। ये जासूस क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे, पहचान कर लेंगे कि ये अपने ही राज्य के हैं या नहीं है। अगर पहचान हो गई कि अपने राज्य के नहीं है तो उनको सजा दिलवा दी जाएगी। तो वैसी ही स्थिति हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर में करती है। ठीक है, ये कैसे होता है, पहले हम इसको बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आसान सब लैंग्वेज में, एकदम इजी से आपको समझाऊंगा कि आपको पहले ही बार में पूरा चैप्टर भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसमें ये होता है कि जो अपना शरीर है, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ये प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, कोई रोगजनक है, और प्रवेश कर गया। रोकने का काम तो कर रही थी ना, लेकिन प्रवेश कर गया। हमारे इनको रोकने का काम कौन कर रही थी, सहज प्रतिरक्षा, लेकिन बाय चांस प्रवेश कर गया बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी कोशिकाएं आती है जिनका नाम होता है बी कोशिका। ये है हमारे पास बी कोशिका। ठीक है, अब ये बी कोशिका कौन सी थी, पीछे चलते हैं रक्त के बारे में। तो देखें लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं 3 भागों के अंदर। उनको हम कहते हैं बी कोशिका, दूसरी कहलाती है इसमें टी कोशिका, और तीसरी कहलाती है इसमें एन के कोशिका। एन के कोशिका, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो देखें लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में, लसिकाणु जो है, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार के लसिकाणु पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु, टी लिम्फोसाइट, टी लसिकाणु, और एन के लसिकाणु। ठीक है, अब ये बी कोशिका देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा है ये बी कोशिका है हमारे पास, ये वाली बी कोशिका है, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, उस समय क्या होती है, बी कोशिका है, ठीक है, ये इनकी पहचान करेगी।
ठीक है, पहचान करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं सहायता करती है, उनके इतना डिटेल में डीप में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि ये पहचान करेगी बी कोशिकाएं, आइडेंटिफाई करेगी, यहाँ पर इनके पहचान हो रही है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है किनका, जो रोगजनक है, जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सभी के। अब पहचान हो गई कि ये जो कोशिका जो बाहर से आ रही है ये अपने शरीर की नहीं है, तो ये कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इसमें एक कोशिका कहलाएगी प्लाज्मा कोशिका और दूसरी कोशिका इसमें कहलाएगी स्मृति कोशिका, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, तो हमारे पास कोशिका कौन कौन सी हो गई, प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ये प्लाज्मा कोशिका है, ये क्या करेगी, ये वाई आकार की संरचना का निर्माण करती है, ये प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन ही होता है। ठीक है, ये प्रोटीन बनाएगी और ये वाई आकार की संरचना बनती है प्रोटीन से, और इसका नाम होता है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। अब ये क्या करते हैं एंटीबॉडी, जैसे हमारे पास ये एंटीबॉडी बन गई, हजारों की संख्या में एंटीबॉडी बन जाती है शरीर के अंदर। अब ये क्या करेगी, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे पास है ये उनसे चिपक जाएगी। फिर हमारे शरीर में और कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे पास कोशिका है टी कोशिका, टी सेल, टी लसिकाणु, कौन सी देखें, ये वाली कोशिका जो मैंने लिखा है। लसिकाणु को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, तो कौन सी कोशिका, टी कोशिका है। तो अब ये क्या करेगा कि ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, ये क्या करेगी, इनको यहाँ से उठाकर लेके जाएगी किसके पास में, टी लसिका के पास में, टी सेल के पास में, टी लसिकाणु, टी लिम्फोसाइट के पास में लेके जाएगी। फिर ये टी लसिकाणु क्या करेगी, इस कोशिका वायरस है उनको मारने का कार्य करेगी, ये इनको मारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या हुआ, सबसे पहले तो पहचान हुई, पहचान होने के बाद में क्या हुआ, ये विभाजन हुआ, इनमें कोशिकाओं का डिवीज़न हो गया, सेल का डिवीज़न हो गया, ये क्या बना लेगी, प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका। उसके बाद में इनसे क्या बन गई, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बन गई। प्रतिरक्षी फिर क्या कर रही थी, ये जो प्रतिरक्षी है ये बैक्टीरिया है, वायरस है, जितने भी शरीर में गए हैं उनसे जुड़ जाएगी और उनको टी सेल के पास में ले जाकर उनको मरवाने का कार्य करेगी, उनको नष्ट करवा देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रटना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें थोड़ा सा होता है। अब देखें इजी लैंग्वेज में, सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो टी कोशिकाएं क्या करेगी, उसको मार देगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या ये एंटीबॉडी हमारे पास पहले से अपनी बॉडी में थी, नहीं थी, ये कब बनी, जब वायरस है, बैक्टीरिया है, ये शरीर में प्रवेश कर गए, उनकी पहचान हो गई। उसके बाद में जब प्लाज्मा कोशिका बनी, प्लाज्मा कोशिका ने एंटीबॉडी बनाई, डायरेक्ट तो नहीं बनी ना ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है प्रतिरक्षा, ये जन्मजात नहीं होगी, ये जन्म के पश्चात अर्जित होगी। तो हम वापस पीछे चलते हैं, तो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये क्या होती है, अर्जित होती है। कब अर्जित होगी, जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात अर्जित जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी प्रतिरक्षा होगी, उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जन्म के पश्चात कब अर्जित होगी, जब हमारे रोगों से सामना होता है, जो रोगाणु है ये शरीर में प्रवेश कर जाए। ठीक है, रोगाणु से जब सामना होता है उस समय ये प्रतिरक्षा है काम करेगी। रोगाणु से सामना होने पर ये प्रतिरक्षा काम करेगी, जिसको हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये जन्मजात नहीं है, जन्म के पश्चात अर्जित है। कब अर्जित होगी, रोगाणु से सामना होने पर अर्जित होगी। अब नेक्स्ट बनता है कि ये जो है
उपार्जित प्रतिरक्षा ये होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर विशिष्ट, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन बनता है कि सर विशिष्ट क्या हुआ, तो देखिए विशिष्ट का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जब बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर चुका है, जैसे मान लेते हैं ये टीबी का जीवाणु था, टीबी का बैक्टीरिया था, जब शरीर में प्रवेश कर चुका है तो उसके विरुद्ध क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब अगर ये जो एंटीबॉडी बन रही है, तो अगर दूसरा जीवाणु और आ गया हमारे शरीर में, मान लेते हैं कि ये आ गया है हैजा का जीवाणु आ गया है, या मान लेते हैं टाइफाइड है उसका जीवाणु आ गया है, टाइफाइड है उसका जीवाणु आ गया है, तो ये जो एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी अपने बॉडी में बनी है, ये हैजा वाले को नहीं मारेगी, न टाइफाइड वाले को मारेगी, ये किसको मारेगी, केवल टीबी वाले को ही मारने का कार्य करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये विशिष्ट है, जिस रोगाणु के खिलाफ बनी है, ये जिस रोगाणु के विरुद्ध बनी है, केवल उसी को मारने का कार्य करेगी। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ये विशिष्ट होती है। चले, तो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये क्या होगी, विशिष्ट होगी, लेकिन ये कैसी थी, अविशिष्ट होती है। इनके अलावा इनमें स्मृति की क्षमता होती है, ये याद रख सकती है, ठीक है, मेमोरी होती है इसके अंदर। अब देखो वो कैसे है, मेमोरी है इसकी, मेमोरी सेल है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये मेमोरी सेल क्या करती है, ये याद रखेगी इस जीवाणु को, बैक्टीरिया को, ठीक है। जैसे ही मान लो ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर रहा है, बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे पास ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करेगा तो पहले से क्या बन गई है हमारे शरीर के अंदर, पहले से ही हमारे शरीर में स्मृति कोशिका बन चुकी है। ये पहचान नहीं करेगी, डायरेक्ट ही क्या करेगी, एंटीबॉडी बना देगी, यानी पहचान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट एंटीबॉडी बन गई, तो ये उनको नष्ट करवा देगी। ठीक है, तो स्मृति की यानी याददाश्त की क्षमता होती है। देखिए टीके जो होते हैं ना, टीके लगाए जाते हैं, जैसे आपके बचपन में BCG का टीका लगा था, पोलियो का आपने खुराक पी है, तो ये सब कैसे काम करती है वह भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम अगले वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। इसमें केवल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास स्मृति की क्षमता है, इनके अलावा इसमें अपना ये जो प्रतिरक्षा है उसमें अपना और पराया की पहचान करने की क्षमता होती है, अपना या पराया, सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये आइडेंटिफाई कर सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो सेल जा रही है बॉडी में, वो सेल्फ है, अपनी ही है या नॉन सेल्फ है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन करने की क्षमता किसमें होगी, उपार्जित प्रतिरक्षा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें। अब ये देखो क्या हुआ, मान लेते हैं कि किसी के शरीर के अंदर कोई कोशिका गई, किसी की बाहरी कोशिका शरीर में गई है, तो उसकी भी पहचान की जाएगी पहले बी सेल के द्वारा। बी सेल जब पहचान कर लेगी उसके पश्चात क्या बनेगा, प्लाज्मा कोशिका और एंटीबॉडी बनेगी। तो ये पहचान कर सकती है कि ये कोशिका जो शरीर में जा रही है वो अपनी है या पराई है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी किसी की किडनी है, गुर्दे जो है, वृक्क जो है ये खराब हो चुके हैं, हमने किसी दूसरे व्यक्ति के जो किडनी है उसको शरीर में प्रवेश करवाया है किसी व्यक्ति के, तो अगर ये तो खुद का किडनी नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी है, तो उसके शरीर में कैसे काम कर रही है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इन दोनों में अंतर पता चल गया है हमें कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है। सहज प्रतिरक्षा क्या थी, जन्मजात थी, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा कैसी है, जन्म के पश्चात अर्जित है।
उसके बाद में जो सहज प्रतिरक्षा क्या कर रही है, प्रवेश करने पर जो बैक्टीरिया उनको रोकेगी, लेकिन उसके पश्चात जो काम करेगी वो कौन करती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। ये कब काम करेगी, जब रोगाणु से सामना होता है। सहज प्रतिरक्षा कैसी होती है, अविशिष्ट होती है, लेकिन ये कैसी होगी, विशिष्ट होगी। सहज प्रतिरक्षा में स्मृति, याद रखने की क्षमता होती है कि ये बैक्टीरिया वायरस पहले आ चुका है हमारे शरीर में, लेकिन इसमें स्मृति की कोई क्षमता नहीं होती। इसमें अपना व पराया की पहचान करने की क्षमता होती है, सहज प्रतिरक्षा में अपना व पराया की पहचान करने की क्षमता नहीं होती। देखिए, इसको आपने पढ़ा होगा कि जो होते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है, जैसे आकड़े काकड़े जिसको हम बोलते हैं, माता बोलते हैं सामान्य भाषा में, माता, तो बोलते हैं कि बचपन में जिसके एक बार हो गया उसको दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। तो उसका कारण यही है कि एक बार इनके जो वायरस शरीर में प्रवेश कर गए, जो है पॉक्स है, उनके वायरस, पॉक्स वायरस जो होता है शरीर में प्रवेश कर गया, तो उसकी उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करेगी, स्मृति बना लेगी, स्मृति कोशिका बन जाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी जो, और उनको नष्ट करवा देगी। तो इसी वजह से उसको दोबारा होने की संभावना कम होती है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, अब थोड़ा सहज प्रतिरक्षा के बारे में और डिटेल से जानते हैं हम। मैंने आपको इन सहज और उपार्जित के बारे में नॉर्मल बता दिया है। जो सहज प्रतिरक्षा है इसमें अवरोधक पाए जाते हैं। इसमें अवरोधक पाए जाते हैं, बैरियर्स पाए जाते हैं। अवरोधक का मतलब क्या हुआ, रोकने वाला, बैरियर रोकेगा ये। अब ये कौन कौन से अवरोधक शरीर में पाए जाते हैं उनकी भी याद करते हैं नाम। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर होता है शारीरिक अवरोधक, फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर क्या होता है कि हमारा शरीर बना ही इस प्रकार का है कि बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारी त्वचा। ये क्या है, हमारा शारीरिक अवरोधक है, फिजिकल बैरियर है। ठीक है, दूसरा हमारे जो श्लेष्मा का आवरण, ये भी क्या है, ये शारीरिक अवरोधक है, फिजिकल बैरियर है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर ये होगा कि कुछ हमारे शरीर का कार्य ही इस प्रकार का होगा, कुछ कार्य शरीर का इस प्रकार का होगा कि जो बैक्टीरिया वायरस को शरीर में जाने ही नहीं देंगे ये। ठीक है, अब ये कार्य क्या करेगा हमारे शरीर के अंदर, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है ये, कि हमारे पास है आंसू है, लार है, इनमें क्या है, लाइसोजाइम। तो जैसे आंसू है, लार है, ये क्या कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको शरीर में प्रवेश करने से ही रोक देंगे, उनको नष्ट कर देंगे पहले ही। या अमाशय के अंदर HCl है, तो लाइसोजाइम है, HCl है, ये क्या हो गए, शारीरिक अवरोधक है, उसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। ठीक है, जिनको हम बोल देंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तीसरा है हमारे शरीर में कोशिकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। अब ये कोशिकीय अवरोधक क्या करता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर जो फेगोसाइट है, बक्षकाणु है, बक्षकाणु कौन सी थी, न्यूट्रोफिल थी, यहाँ पर हमने पढ़ा है न्यूट्रोफिल थी, मोनोसाइट थी, मैक्रोफेज थी, ये सब क्या है, बक्षकाणु है। ये भक्षण कर जाएगी जीवाणु का, बैक्टीरिया का, वायरस का। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर के कोशिकीय अवरोधक है। ध्यान रखना है, बक्षकाणु हमें सहज प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ओके। इनके अलावा नेक्स्ट है इसके अंदर, जिसका नाम होता है साइटोकाइन अवरोधक, साइटोकाइन अवरोधक। अब साइटोकाइन अवरोधक क्या होता है, तो साइटोकाइन अवरोधक का एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया कि
जैसे ही बैक्टीरिया कोई वायरस या किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो ये संक्रमित कोशिका क्या कर रही है, इंटरफेरोन नामक रसायन का स्राव कर रही है और ये क्या करेगा, अन्य कोशिकाएं हैं उनको वायरस से संक्रमित होने से बचाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरफेरोन हमारे पास साइटोकाइन अवरोधक है। ठीक है, साइटोकाइन अवरोधक है, कंप्लीट है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, शारीरिक अवरोधक, कार्यकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक और साइटोकाइन अवरोधक। इनके अलावा ज्वर अर्थात बुखार, फीवर, ये भी क्या करती है, हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये कैसे कि जैसे शरीर का तापमान अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी अपने शरीर में और उनको मारना आसान होगा। इनके अलावा शोथ या सूजन, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन देखें क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन का अर्थ ये है कि जैसे अपने शरीर के अंदर चोट लग गई है, यहाँ कोई कील है वो चुभ गई है, एक कील थी वो यहाँ चुभ गई, तो क्या होगा, यहाँ का जो पास का जो एरिया है, इसके आसपास का जितना भी एरिया है ये पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन आने और रेड होने पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, फेगोसाइट कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब आके यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और इकट्ठी होकर क्या करेगी, जो भी बैक्टीरिया वायरस इधर से प्रवेश कर रहा है उससे अपने शरीर को बचाने का कार्य करेगी। वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि केले की दीवार है वो टूट गई, तो जब तक उसकी मरम्मत नहीं हो जाती वहाँ पर सैनिक बैठ जाते हैं। तो वैसे ही त्वचा, जहाँ पर चोट लग जाती है, त्वचा पर छिल जाती है त्वचा, वहाँ पर हमारी जो बक्षकाणु कोशिकाएं आकर इकट्ठी हो जाएगी और बैक्टीरिया वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी। तो ये था हमारे पास अवरोधक कंप्लीट हमारे पास सहज प्रतिरक्षा के अंदर। तो सहज प्रतिरक्षा का शारीरिक अवरोधक, कार्यकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक, साइटोकाइन अवरोधक, ज्वर है और शोथ है या सूजन है। तो ये सब हमारे सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखें इनके अलावा टीके हैं, ये कैसे काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसमें कि जो एंटीबॉडी बनेगी अपने शरीर में, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अपने शरीर में बनती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, और ये जो कोशिका है एनके कोशिका, ठीक है, एनके कोशिका है, ये क्या काम करती है, या ऐसे भी होता है कि टीका जो अपने शरीर में लगाया जाता है वो कैसे काम करता है। इनके अलावा जैसे आपने कभी देखा होगा कि तंबाकू है या धूम्रपान करने पर कैंसर हो जाता है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको धूम्रपान करते हुए, तंबाकू चबाते हुए कई साल हो गए लेकिन उनके कैंसर नहीं हुआ। उसका क्या कारण है, उसका कारण वैसे एनके सेल होती है। अब वो क्या कारण है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अगला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।